नमस्कार। आज हम सब कक्षा 10 के पाठ 3 डायरी का एक पन्ना पढ़ने जा रहे हैं। ये पाठ डायरी का एक पन्ना, इनके लेखक हैं सीताराम सेकसरिया। आप सभी को मालूम है कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के न जाने कितने लोगों ने भाग लिया, इस देश को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया। ये पाठ ऐसे ही लोगों से संबंधित है जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपना छोटा सा प्रयास किया था। तो इस पाठ में हम स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के योगदान के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता चलेगा कि इन स्त्रियों का योगदान क्या रहा था। इसके साथ ही गद्य की विभिन्न विधाओं में डायरी लेखन विधा से भी हमारा परिचय होगा। छात्र जान सकेंगे कि डायरी किस प्रकार से लिखनी चाहिए। लेखक सीताराम सेकसरिया का जन्म 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ था। इनका अधिकांश जीवन कलकत्ता में बीता। कलकत्ता जो आजकल कोलकाता के नाम से जाना जाता है। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेकसरिया जी अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। वह गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान उन्होंने जेल यात्रा भी की। कई बार इस आंदोलन में भाग लेते हुए वो जेल गए थे। कुछ साल आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। डायरी का एक पन्ना। भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन में जनता ने आजादी की अलग जगाई। सबको पता है, अगर हम बात करते हैं कि हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो हम सब 15 अगस्त 1947 की बात करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा जब सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया और उसके साथ ही लोगों से आग्रह किया कि किसी न किसी रूप में हम आगे आए और अपने देश के लिए चलाए जाने वाले इस आंदोलन में या और भी विभिन्न आंदोलन जो विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा चलाए जा रहे थे, उनके माध्यम से अपना सहयोग दें। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अर्थात 26 जनवरी 1930 को ये मान लिया गया, सब लोगों के द्वारा ये माना गया कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं, और उस दिन सबसे पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और बाद में आप सभी को मालूम है कि आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 में यही दिन गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना था। इस पाठ में लेखक सीताराम सेकसरिया की डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। अभी हमने बात की आपसे कि 26 जनवरी 1930 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि कोलकाता वासियों ने इस स्वतंत्रता अभियान के लिए किए गए कार्यों में कोई योगदान नहीं दिया, उत्साह नहीं दिखाया इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए, और इसके लिए उनके ऊपर कलंक लगा, उनकी आलोचना की गई। अपने इसी कलंक को मिटाने के लिए, इन आलोचनाओं को समाप्त करने के लिए 26 जनवरी 1931 को बड़े धूमधाम से संपूर्ण कलकत्ता वासियों के द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का ये दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश के साथ मनाया। अंग्रेज सरकार ने इसे अपराध मानते हुए उन लोगों पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर क्या क्या जुल्म ढाए। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की हमें याद दिलाता है। इसके साथ ही देश के लिए
अपने स्तर पे किए गए उनके प्रयासों की याद भी हमें दिलाता है। 26 जनवरी 1930 को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस में कलकत्ता वासियों ने उत्साह से भाग नहीं लिया था, इसलिए 26 जनवरी 1931 का दिन उनके लिए वह विशेष महत्व रखता था। कारण वही था कि 1930 में स्वतंत्रता दिवस न मनाने के कारण जो उनकी आलोचना हुई, उसको दूर करना उनका प्रथम कर्तव्य बन गया था, उनका पहला लक्ष्य बन गया था। इसीलिए 26 जनवरी 1931 का दिन मनाने के लिए उनके अंदर विशेष रूप से उत्साह था, जिसके लिए बहुत पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। और इस कार्य में प्रचार और प्रसार के लिए ही 2000 रुपए खर्च किए गए। कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को उत्साहित कर रहे थे कि वो इस कार्यक्रम में अवश्य हिस्सा लें, अवश्य भाग लें। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे मानो स्वतंत्रता ही मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में, प्रत्येक गली में, प्रत्येक सड़क पर झंडे लगाए गए थे। हर ओर उत्साह और नवीनता महसूस होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले कभी भी नहीं हुई थी। लेकिन जहां एक तरफ स्वतंत्रता प्रेमी अपने कार्य को करने के लिए पूरे उत्साह के साथ लगे थे, वहीं अंग्रेज सरकार भी अपने कदम पीछे नहीं हटा रही थी। वो इस कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर रोकना चाहती थी। इसीलिए कलकत्ता की पुलिस भी पूरी ताकत से शहर में गश्त लगाकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे और सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। पुलिस को इस काम में लगाया गया था। पुलिस को लगाया गया था अर्थात कहीं भी आपको सड़क पर किसी भी कोई भी कोना आपको ऐसा नहीं दिख रहा था जहां पर पुलिस ना हो। ट्रैफिक पुलिस का काम यहाँ पर नहीं था। सड़कों पर से ट्रैफिक पुलिस हटा दी गई थी, केवल पुलिस आ गई थी। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को 26 जनवरी 1931 के दिन सुबह से ही पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था। कारण वही था कि किसी भी रूप में ये स्वतंत्रता का पर्व न मनाया जा सके। लेकिन जिस तेजी के साथ, जिस तन्मयता के साथ पुलिस अपने कार्य को सिद्ध करने में लगी हुई थी, ठीक उसी प्रकार कार्यकर्ता और शहर के समस्त नागरिक अपने इस कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए, अपने इस जश्न को मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। मॉन्यूमेंट के नीचे शाम को सभा होने वाली थी, लेकिन उस जगह पर सुबह से ही लोग इकट्ठा होने लगे थे। लेकिन पुलिस ने भी उस स्थान को सुबह से ही घेर लिया था, पर तब भी कई जगह प्रातः ही झंडा फहरा दिया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तथा लोगों के साथ मारपीट की, उनके ऊपर लाठी चलाई। तारा सुंदरी पार्क में कांग्रेस कमेटी के युवा मंत्री हरीश चंद्र जी झंडा फहराने गए तो वे भीतर ना जा सके। वहां काफी मारपीट हुई और 2-4 लोगों के सर भी फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया जिसमें बहुत सारी लड़कियां थी। यहाँ पर उद्देश्य ये था कि केवल पुरुष ही इस जुलूस में या इस कार्यक्रम में सम्मिलित ना हो, वरन स्त्रियों का भी समान रूप से सहयोग प्राप्त हो। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा उत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा आदि भी इसमें सम्मिलित थे। 2-3 बजे तक बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया, जिनमें से मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम दास जी थे। 26 जनवरी 1931 की यह सभा ओपन लड़ाई थी। इसे ओपन लड़ाई इसलिए कहा गया कि एक तरफ पुलिस कमिश्नर ने अपनी नोटिस निकाल दी थी, तो दूसरी तरफ काउंसिल की तरफ से भी नोटिस दिया था। अर्थात काउंसिल की तरफ से और पुलिस की तरफ से छुपकर दबे हुए स्वरों में कोई कार्य नहीं किया जा रहा था, कुछ कहा नहीं जा रहा था, बल्कि दोनों ही सामने आकर
एक दूसरे को चैलेंज देते हुए एक दूसरे की ताकत को आजमाना चाहते थे। इसीलिए पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये नोटिस निकाला गया कि विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कोई भी सभा नहीं हो सकती और जो लोग काम करने वाले अर्थात पुलिस महकमे में या सरकारी संस्थानों में काम करने वाले हैं, उन सबको तो विशेष रूप से नोटिस दी गई थी कि यदि आप सभा में भाग लेंगे तो दोषी माने जाएंगे। तो दूसरी तरफ काउंसिल की ओर से नोटिस निकाला गया था कि ठीक 4:24 पर मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इसीलिए सर्वसाधारण से सभी नागरिकों से ये अनुरोध किया गया था कि अधिक से अधिक संख्या में वो मॉन्यूमेंट पर पहुंचे और इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं और इस दिन को लोगों की यादों में हमेशा के लिए जीवित कर दें। ठीक 4:10 पर सुभाष चंद्र बोस जी जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोक दिया गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं उनको रोक पाना असंभव होता है। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी, क्योंकि पुलिस का भी यही मानना था कि किसी भी तरह से इस कार्यक्रम को हमें रोकना ही है, आगे बढ़ने नहीं देना है, भारतीयों को सफल नहीं होने देना है। जब उन्होंने लाठियां चलानी शुरू करी तो बहुत सारे लोग घायल हो गए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। यद्यपि उनसे कहा गया कि वो वहां से हट जाएं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा और बहुत जोरों से वंदे मातरम बोलने लगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस समय उनके द्वारा ही लोगों का उत्साहवर्धन किया जा सकता है। पुलिस भी भयानक रूप से लाठियां चला रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि शायद सीधे कहने पर लोग नहीं मानेंगे, पर लाठियों के भय से हो सकता है ये अपना जोश समाप्त करके वापस अपने घरों पर चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं था। स्वतंत्रता लोगों के सर पे चढ़कर बोलने के लिए तैयार थी। क्षितिज चैटर्जी के फटे हुए सर से खून बह रहा था। इधर हालत ये थी और उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। अर्थात कार्य दोनों तरफ से ही बराबर से समान रूप से आगे चल रहा था। अंत में सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और उन्हें लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद स्त्रियां भी अपने जुलूस के साथ वहां पर चली। बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। कुछ देर शांत रहने के बाद, क्योंकि पुलिस को भी बार बार ये लगता था कि शायद कोई नेता को अगर पकड़ लिया जाता है, उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, या लाठीचार्ज के दौरान किसी को चोट लग जाती है तो शायद बाकी लोग भयभीत होकर शांत हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। लोगों का उत्साह और ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा था और लोग और ज्यादा तीव्रता से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उत्साह और उमंग के कारण लोगों की भीड़ भी निरंतर बढ़ती चली जा रही थी। इसीलिए थोड़ी देर में स्त्रियों का एक बड़ा समूह जुलूस के रूप में वहां से चला। साथ में और भी बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। केवल पुरुष भी स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो चुके थे और पुलिस फिर से एक बार दोबारा सक्रिय हुई और उसने डंडे चलाने शुरू कर दिए थे। लेकिन भीड़ की अधिकता के कारण वो उसे रोक नहीं सकी। बहुत सारे लोग घायल तो हो गए, लेकिन वो जुलूस समाप्त नहीं हुआ और अंत में लगातार पुलिस के द्वारा किए जाने वाले लाठीचार्ज के कारण ये जुलूस धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर समाप्त हो गया, टूट गया। पुलिस ने न जाने कितने लोगों को पकड़कर लाल बाजार भेज दिया, लाल बाजार के जेल में भेज दिया, बंद कर दिया लोगों को। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी, लेकिन आगे आकर बहु बाजार के मोड़ पर उन लोगों को भी रोक लिया गया और फलस्वरूप सारी स्त्रियां वहीं पर धरना देकर बैठ गईं। अनेक स्त्रियों को, बहुत सारी स्त्रियों को गिरफ्तार करा गया, जेल भेजा गया। उस दिन कुल मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी, लेकिन देर रात उन सभी को वापस छोड़ दिया गया। लोगों का मानना है कि कलकत्ता में आज से पहले
इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियों की गिरफ्तारी पहले कभी भी नहीं हुई थी। ये जो कुछ भी कार्य हो रहे थे, उस दौरान जितने भी लोग घायल हुए, उनमें से कितने लोग ऐसे थे जो अपने घर चले गए थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अस्पताल चले गए थे। जगह जगह पर इन घायलों की देखभाल की जा रही थी, उनका चोटों पर मलहम लगाया जा रहा था, लेकिन इसके साथ ही इन लोगों की फोटो खींचकर भी भेजी जा रही थी। इसका कारण केवल एक था कि लोगों को इन सारी स्थितियों से अवगत कराया जा सके, किस प्रकार अंग्रेज भारतीयों पर जुल्म कर रहे हैं, किस प्रकार उन्हें सता रहे हैं, और इसके साथ ही इस सताए हुए लोगों की स्थिति को दिखाकर वो अन्य लोगों के अंदर भारत के प्रति, अपनी स्वतंत्रता के प्रति दबे हुए उत्साह को भी जागृत करना चाहते थे। जो लोग आज भी देश की स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे थे, उनको उत्साहित करने का उद्देश्य भी यहीं पर था। घायलों को देखकर ऐसा लगता था कि न जाने कितने घायल हो चुके हैं। 160 आदमी तो केवल अस्पताल ही पहुंचे थे और बहुत सारे लोग थे जो अपने घरों में चले गए थे, अर्थात उनकी संख्या का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था। इस प्रकार जो अंदाज लगाया गया तो 200 से अधिक व्यक्ति तो अवश्य ही घायल हुए होंगे। पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या का तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि अलग अलग जेलों में बहुत सारे लोग थे, जिसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों ही थी। लाल बाजार के लॉकअप में सबसे ज्यादा स्त्रियों की संख्या थी, जो 105 थी। उस दिन जो कुछ था वो अपूर्व हुआ था। इस घटना को अपूर्व इसलिए कहा गया कि इससे पहले कभी भी ऐसा कोई कार्य कलकत्ता वासियों के द्वारा नहीं किया गया था, जहां इतनी बड़ी संख्या में एक साथ एक उद्देश्य के लिए लोग इकट्ठे हुए हों, और इसके साथ ही पुलिस के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को सहते हुए भी उनको तोड़ा नहीं जा सका था। वो अपने पूर्ण उत्साह के साथ अपने कार्य को सफल बनाने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार थे। वह उस दिन बहुत अंशों में घुल गया था वो कलंक जो उनके नाम पर लगा था। अभी हम लोगों ने शुरू में ही बात की थी कि 26 जनवरी 1930 में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस में कलकत्ता वासियों की हिस्सेदारी ना के बराबर थी, और उस ना के बराबर हिस्सेदारी के कारण जो कलंक उनके माथे पर लग चुका था, आज वो बहुत अंशों में धुल गया था, क्योंकि आज वहां पर जो काम अब तक नहीं हुए थे, आज वो काम वहां से शुरू हो गए थे। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना एक कदम आगे बढ़ा दिया था। लोगों के मन में ये विश्वास उत्पन्न हो गया था कि अगर वो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अब एक बार इस पाठ को थोड़े से शब्दों में या बहुत संक्षेप में एक बार दोहरा लेते हैं। 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अत्यधिक खुशी और उल्लास का दिवस था। दुल्हन की तरह पूरे शहर को सजाया गया था। एक तरफ जहां कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेजी शासन भी सख्ती कर रही थी इस स्वतंत्रता दिवस को समाप्त करने के लिए। घरों को, मकानों को सजाया गया था, सड़कों को सजाया गया था राष्ट्रीय झंडों के माध्यम से। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने चारों तरफ मॉन्यूमेंट, पार्कों और मैदानों पर रोक लगा दी थी, पुलिस खड़ी कर दी थी, ताकि लोग एकत्रित ना हो सके। अविनाश बाबू, हरिश्चंद्र सिंह जैसे लोगों को झंडा फहराने से रोका गया या उनके ऊपर लाठीचार्ज करा गया। स्त्रियां और बालिकाएं भी इसमें पीछे नहीं रही थी। उन्होंने भी स्कूलों में झंडारोहण करा और जुलूस में बराबर से भाग लिया। 4:10 पर सुभाष बाबू ने जुलूस निकाला और बाद में इस जुलूस को रोकने के लिए भयंकर लाठीचार्ज किए गए। लेकिन स्त्रियां पीछे नहीं रही और मॉन्यूमेंट पे चढ़कर उन्होंने झंडारोहण भी करा और घोषणा पड़ी। इसके बाद सुभाष बाबू सहित बहुत सारे पुरुषों को और स्त्रियों को जेलों में
डाल दिया गया। लेकिन ये दिन एक अविस्मरणीय दिन रहा, जिस दिन कलकत्ता वासियों ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाकर अपने पहले लगे हुए कलंक को धो दिया।